व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर, क्योंकि आज की इस क्लास में बहुत ही खास होने वाला है और वो है जी माइक्रो प्रोसेसर्स। बिल्कुल आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आपको करनी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए फिर शुरू कर दें यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स का फंडा। देखिए, अभी तक अगर आप इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें पढ़ चुके हैं या पूरी सीरीज के साथ में जा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ना एक सबसे बड़े हीरो को आप जान चुके होंगे कि भाई एक हीरो है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का, वो है जी सीपीयू, है ना। मतलब शुरू से लेकर के अभी तक हम सीपीयू के ही जनरेशंस और सीपीयू के ही बारे में है जो जान रहे हैं, क्योंकि इसी को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा गया है। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कंप्यूटर का, मतलब विदाउट दिस हम कंप्यूटर को इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये करता है, ये धरता है, ये ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का, ये मैनेजर है हमारे कंप्यूटर का, सब कुछ सारे बड़े बड़े नाम है जो हमने इस सीपीयू को है जो दे दिए हैं, है ना। इसका कमाल हमने देखा कि भाई वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट से लेकर के आपके सुपर कंप्यूटर हो गए, और आज अगर मेरे हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर यानी कि एक मोबाइल है, तो यहां तक की जो जर्नी रही है इसकी, वो कैसी रही है, वो आज आपको यहां पर है जो पता चलेगी। मतलब यहां पर आपका जो मेन हीरो है वो क्या है, आपका सीपीयू है। तो आपको सीपीयू के बारे में सारी चीजें जो यहां पर बताई जाएंगी कि कैसे आपका सीपीयू है जो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्या है ये सारी चीजें। चलो चलो फिर जानते हैं। देखिए, अर्ली डेज की बात करें तो आपके सीपीयू का साइज था ना, वो बहुत ही बड़ा था। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने वो सुपर कंप्यूटर एनियाक वगैरह को देखें या उसकी फोटो हम याद करें, है ना, देखा तो हमने रियल में नहीं है बट हमने फोटोज देखी थी, है ना। तो अगर आप देखो, इमेजिन करो कि भाई वो इतने रूम के साइज जितने जितने कंप्यूटर्स हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली उनके जो सीपीयू है वो भी लार्ज हुआ करते थे, है ना। तो मतलब इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए बिल्कुल महान शक्तिशाली सीपीयू की जरूरत ही तो पड़ेगी ना। तो सीपीयू का साइज भी क्या होगा, उसी के साइज जैसा होगा। तो कहने की यहाँ पर जो है इस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आपके जो अर्ली डेज के कंप्यूटर्स थे ना, उनका साइज बहुत बड़ा था। तो बड़े ही साइज के सीपीयू भी है जो वहां हुआ करते थे, या फिर सीपीयू आप कह लो, या फिर आप कह लो कि भाई बहुत ज्यादा कैबिनेट्स जो है यूज होते थे। कैबिनेट क्या है, सीपीयू का घर है ना। अगर आपने किसी कंप्यूटर को इमेजिन किया है तो आप कंप्यूटर के अंदर ये जरूर उसको, मतलब अगर मैंने आपके सामने नाम लिया कंप्यूटर का, तो आप एक सोना सा डेस्कटॉप, उसके पास में ये कैबिनेट बॉक्स, ये कीबोर्ड और माउस को तो जरूर इमेजिन है जो करेंगे। तो ये जो कैबिनेट बॉक्स है ना, जिसको हम लोग सीपीयू बोल देते हैं, क्योंकि सीपीयू का ये घर है, सीपीयू इसके अंदर विराजमान है, इसकी मदरबोर्ड के ऊपर, है ना, इसकी चिप लगी होती है। तो ऐसे बहुत सारे जो कैबिनेट बॉक्सेस हैं ना, वो यूज होते थे उन बड़े बड़े रूम के साइज के कंप्यूटर्स को रन करने के लिए। तो सीपीयू का साइज क्या था, बहुत बड़ा था उस टाइम पर, अर्ली डेज में। लेकिन धीरे 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 टेक्नोलॉजी क्या होती गई, एडवांस होती गई, है ना। तो एडवांस टेक्नोलॉजी होती गई तो यहां पर कुछ चीजों में घटाव आया तो कुछ चीजों में बढ़ाव भी आया। जहां पर आपके सीपीयू का साइज, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई, सीपीयू का साइज वैसे वैसे डिक्रीज होता गया, बट साथ ही साथ इंक्रीज होती गई इसकी स्पीड और घटता गया इसका प्राइस। ठीक है, प्राइस और इसका साइज दोनों डिक्रीज हुए, लेकिन जिस चीज को बढ़ना था यानी कि इसकी स्पीड, इसकी प्रोसेसिंग पावर, वो बिल्कुल तेजी के साथ है बढ़ती गई, राइट। तो ये चीज हमने यहां पर देखी। अब अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज एक हमारा जो कंप्लीट कंप्यूटर है ना, कंप्लीट हमारा जो सीपीयू है वो प्लेस हो रहा है एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर। माइक्रोचिप आपने लास्ट ही चैप्टर के अंदर पढ़ा है। क्या, किसकी बात हो रही है, कौन है माइक्रोचिप? जी हाँ, आप बिल्कुल सही आइडिया लगा रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, है ना, इंटीग्रेट करके। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको आईसी हमने थर्ड जनरेशन के अंदर पढ़ा है, तो हमारा पूरा का पूरा जो सीपीयू है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एएलयू की, सीयू की, वो पूरा का पूरा इसके ऊपर विराजमान यानी कि इसके ऊपर प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो इस आईसी की वजह से आप कहोगे ड्रास्टिकली चेंज आया सीपीयू के साइज में, तो मेरा आंसर है यस। वो थर्ड जनरेशन ही थी जिसने बिल्कुल एकदम ड्रास्टिकली चेंज ला करके रख दिया सीपीयू के साइज में, उसकी स्पीड के अंदर, उसके प्राइस के अंदर।
स्टार्टिंग में कहेंगे तो प्राइस बहुत हाई थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज कॉमन होती गई, प्राइस भी हैं जो कॉमन होते गए, यानी कि हम आम लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो अब परचेज करने लग गए थे आईसी वाले कंप्यूटर्स को। अब ध्यान से देखिए, सीपीयू दैट इज बिल्ट ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात है। बात कह रहा है कि भाई जो आपकी एक सिंगल माइक्रोचिप है ना, उसके ऊपर आपका पूरा सीपीयू इम्प्लांट हो रहा है, तो इसीलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर बोला है। तो माइक्रो प्रोसेसर बोलो या सीपीयू बोलो, दोनों इंटरचेंजेबली आपके यूज हो सकते हैं। आप माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे हो, आप सीपीयू बोल रहे हो, यानी कि आप एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, क्योंकि आपका जो सीपीयू है ना, वो इम्प्लांट हो रहा है एक माइक्रोचिप के ऊपर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर तो वो था ही, क्यों? क्योंकि वो प्रोसेसिंग कर रहा था। अब वो माइक्रोचिप के ऊपर इम्प्लांट हो गया, तो आपने उसको माइक्रो प्रोसेसर बोल दिया। तो आपने ये पूरी जर्नी के अंदर पाया कि कैसे आपका सीपीयू है जो वो हीरो से सुपर हीरो बन गया है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड अ कंप्यूटर। बिल्कुल, देखिए अब आपकी क्या है, एक स्मॉल माइक्रोचिप है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके ऊपर आपका सीपीयू है जो विराजमान हो रहा है, यानी कि इम्प्लांट हो रहा है। तो हम उस सीपीयू को अपने कंप्यूटर के अंदर ही रखेंगे, है ना, उस कैबिनेट बॉक्स के अंदर, उस मदरबोर्ड के ऊपर ही है जो प्लेस होगा। तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है ना, ये हमें पता है पहले से, बट इन्होंने लाइन लिख दी तो हम पढ़ करके आपको बता रहे हैं। इट परफॉर्म्स डेटा प्रोसेसिंग टास्क। अब सीपीयू का काम क्या है? यही तो काम है ना, आपने जो इनपुट किया है वो इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शंस के तौर पर आपकी मेन मेमोरी में जाता है, वहां से आपके सीपीयू भाई साहब हैं उसको प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, वापस से सीपीयू जो है आपका मेन मेमोरी को आपका आउटपुट दे देता है। तो ये क्या हो रही है कहानी? ये प्रोसेसिंग की कहानी हो रही है। सीपीयू का काम ही यही है, क्या? डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना। कोई भी डेटा जो आप अपने सीपीयू को एज ए इनपुट देते हो, मतलब अपनी मेमोरी को देते हो, अपने कंप्यूटर को देते हो, वो प्रोसेस होगा ही होगा। इट ऑल्सो कैरीज आउट अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, आप उस माइक्रोचिप के ऊपर अपने सीपीयू को इम्प्लांट कर रहे हो, तो सीपीयू है क्या? सीपीयू के अंदर क्या आपकी कंट्रोल यूनिट है, आपकी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है ना। तो वो अलग थोड़ी है, यही तो सीपीयू है, आपकी कंट्रोल यूनिट और आपकी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो वो भी तो प्लेस होंगी ना। उनका काम क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो ये मिल करके आपके लिए आपके डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, कौन सी? अरिथमेटिकल और लॉजिकल। अ माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट ऑन एन आईसी, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसके ऊपर आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपका जो सीपीयू है वो इम्प्लांट होता है, वो बनता है, वो रखा जाता है, कोई भी बात है जो आप कह लीजिए। तो एक ही बात को आपकी एनसीईआरटी बार बार आपको घुमा घुमा करके बोल रही है कि भाई ये माइक्रो प्रोसेसर क्यों है। तो बार बार ये जो आईसी 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 बोला जा रहा है ना, है क्या? देखिए आईसी जो है ना आपके, ये आप लास्ट क्लास में जब हम जनरेशन कर रहे थे तभी भी आपने देखा कि भाई आईसी, देखो पहले क्या आया, आपकी वैक्यूम ट्यूब आई, कुछ ज्यादा टाइम नहीं चल पाई, उसमें बड़ी ड्रॉबैक्स थी। क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही थी, हीट जनरेट हो रहा था। तो फिर टाइम चेंज हुआ और आपकी जनरेशन 2 आ गई, जिसमें आपके ट्रांजिस्टर्स आ गए। अब ट्रांजिस्टर्स के देखते देखते आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। क्या हुआ कि वो जो ट्रांजिस्टर्स थे ना, वो आपकी आईसी के ऊपर प्लांट होने लग गए। तो धीरे धीरे जो संख्या थी वो 1 2 और आज उनकी जो संख्या है या उनकी जो काउंटिंग है वो मिलियंस बिलियंस तक है जो पहुंच चुकी है ना। तो आपके जो छोटी सी वो जो चिप है ना, उसके ऊपर इतने सारे, ना केवल अब वो ट्रांजिस्टर्स बल्कि उसके साथ साथ रेजिस्टर्स, डायोड्स, ये सब भी उस छोटी सी टाइनी सी जो चिप है, जिसको आप माइक्रोचिप बोल रहे हैं, जिसको आप इंटीग्रेट सर्किट बोल रहे हैं, उसके ऊपर इम्प्लांट हो सकते हैं या वो कंटेन कर रहा है, राइट। और अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि भाई आईसी ही है जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर, इस पूरे जगत के अंदर आप कहोगे कि कंप्यूटर इस मतलब जो है चेंज हुआ है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल, है ना। अगर उसके साइज में आप कहोगे डिक्रीमेंट हुआ है, उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ है, उसके प्राइस के अंदर डिक्रीमेंट हुआ है, रिवॉल्यूशन एक नाम मुझे आ नहीं रहा था, मैं बार बार पकड़ रही थी इस नाम को, तो यस, वो जो रिवॉल्यूशन है वो इसी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से ही
आ पाया है। ठीक है, तो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है, बिल्ट हो रहे हैं किसके ऊपर, एक आईसी के ऊपर। आईसी कंटेन कर रहा है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, डायोड्स अपने ऊपर, छोटी सी चिप के ऊपर इतनी सारी चीजें, बड़ा भारी भरकम है ना। आगे चलते हैं, अब आईसी को थोड़ा सा और ज्यादा करीब से देख लेते हैं। देखिए आईसी जो आप लास्ट क्लास में भी पढ़े हो, उससे भी लास्ट क्लास में, आज की क्लास में भी आप पढ़ रहे हो, इंटीग्रेटेड सर्किट। नाम क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना सर्किट्स को अपने ऊपर, है ना। इज अ वेरी स्मॉल चिप दैट वर्क्स लाइक अ मिनी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। ठीक है, मिनी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरह काम है जो कर रही है ना। तो जो इतने सारे अलग अलग सर्किट्स हैं वो बस इसके ऊपर है जो प्लांट हो रहे हैं, और ये शक्तिशाली बन रही है ना। मिलियंस ऑफ आप कह लो क्या, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, डायोड्स, राइट। आईसी, मेनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स pegged into one tiny chip that is integrated circuit, माइक्रोचिप, आईसी, कुछ भी कह लीजिए। आईसी के ऊपर कहता है ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, डायोड्स, ये सब के सब है जो प्लेस हैं इस छोटी सी चिप के ऊपर। पहले के टाइम में जो है सेपरेट आप कह लो वायर्स के अलग अलग जो है मेनी सेपरेट वायर्स एंड पार्ट्स स्प्रेड एवरीवेयर, बट अब वो जो फैलाव था ना अलग अलग चीजों का, वो सारा का सारा एक सिंगल चिप के ऊपर वो शहर है जो बन गया है। तो इसकी वजह से साइज भी है जो कंप्यूटर का वो कम हुआ है, छोटा हुआ है। ठीक है, मेक्स कंप्यूटर स्मॉलर, जी हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ है, बिल्कुल मैम। किसकी वजह से, ये पीछे रीजन है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब मेक्स कंप्यूटर फास्टर, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा एंड उसकी स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट एंड देन यूज कर रहा है लेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर कंपेयर करते हैं हम उस टाइम पर वैक्यूम ट्यूब के साथ में, ट्रांजिस्टर्स भी चलो बिजली इतनी नहीं खा रहे थे, बट हाँ स्पीड का इंक्रीमेंट होना और फिर इतने सारे ट्रांजिस्टर्स का उस आईसी चिप पर लगना, तो यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज होने लग गई। तो मतलब फायदा ही फायदा था इनके आने के बाद से। तो जब इतना फायदा था तो इनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए, जो कि हम अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करने वाले हैं कि भाई इनके अंदर भी ड्रास्टिकली चेंज है जो आया है जब ये उस टाइम पर बने थे और आज ये बने हैं, है ना। सो मोर रिलायबल देन ओल्ड सर्किट्स, बिल्कुल ज्यादा रिलायबल थे एज कंपैरेटिवली टू उनके। अब देखिए, अगर आप एक माइक्रोचिप की बात कर रहे हो, अगर आप एक इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हो, अगर ये सीपीयू कंटेन कर रहा है तो माइक्रोचिप के ऊपर, एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर आपका पूरा सीपीयू इम्प्लांट हो रहा है, तो वो आपका एक पूरा एक भरा माइक्रो प्रोसेसर, एक कंप्यूटर है जो बना रहा है ना। अगर इसके ऊपर सीपीयू नहीं भी इम्प्लांट हो रहा, तो आपकी ये जो आईसी है ना, सेंसर्स में रैम, जीपीयू, इन सब के अंदर है जो यूज में आ रही है। इन सब इसी की वजह से इतने सारे जो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स वगैरह इसके ऊपर प्लेस हो रहे हैं, तो साइज बहुत ही छोटा होता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जहां जहां ये माइक्रोचिप लगती है। राइट, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। देखिए इवोल्यूशंस मतलब तब जब माइक्रो प्रोसेसर्स आपकी चिप आई थी और तब से लेकर के अब तक इनमें भी बड़े चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर्स इवॉल्व ओवर टाइम, देयर प्रोसेसिंग स्पीड हैज इंक्रीज टाइम बाय टाइम। इनकी जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है जो हुई है। फिजिकल साइज इनका डिक्रीज हुआ है। देयर कोस्ट भी है जो इनकी रिड्यूस हुई है एज द टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई, क्योंकि पहले पहले जैसे ही इनका कंसेप्ट आया, अब ये मार्केट में क्या थे, नए थे, है ना। बहुत सारी जगहों पर इनका यूज हो नहीं रहा था, कुछ ही जगहों पर इस टेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी आकर के कुछ ही जगहों पर यूज हो रही थी। तो अब जब कुछ ही जगहों पर यूज हो रही है तो कहते हैं ना नई नई चीज आती है तो भाव बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे चलता गया और ये चीज आम सी होती गई, तो ये सस्ती भी है जो होती गई, तो प्राइस भी इसका बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। मॉडर्न माइक्रोप्रोसेसर्स कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप देखिए जी, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव बीन डेवलप्ड इन डिफरेंट जनरेशंस। बिल्कुल, इनकी भी जनरेशंस है जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। क्या क्या इनकी जनरेशंस के अंदर भी है जो चेंजेस हुए। क्या जो बेसिकली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे वो मिलेगा कि भाई टाइम पीरियड, टेक्नोलॉजी यूज्ड, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, तो ये आपको चेंजेस है जो देखने को मिलेंगे कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस हैं जो SLSI, VLSI, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं जो आई और इन्होंने क्या क्या चमत्कार किए।
और आज भी क्या क्या चमत्कार इनकी वजह से हो रहे हैं। दिस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कब स्टार्ट हुआ था जी? 1970 के अंदर इनका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका था। बस इतनी सी बात है। चलिए अब हम यहाँ पर आपकी एक एनसीईआरटी का जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर देख, और कहानी आगे बढ़ी तो माइक्रो प्रोसेसर्स की यहाँ पर जनरेशंस जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर जनरेशन कर चुके थे, वहां भी 5 जनरेशन थी, यहाँ भी 5 जनरेशन है ना। तो जनरेशन मतलब एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि भाई प्रोसेसर्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस है जो हुए। उस टाइम पर जो प्रोसेसर्स नन्हे मुन्ने से आए थे, आज वो इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि मिलियन ट्रिलियंस ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सिंगल आप कह लो कि सेकंड के अंदर, या ये हमने अभी अभी पढ़ा क्या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिली सेकेंड्स जो है आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो यहां तक जो पहुंचने की जर्नी है वो कैसी रही, मतलब फर्स्ट जनरेशन से अभी जो ये शक्तिशाली जनरेशन चल रही है वहां तक क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिले। तो इरा स्टार्ट हो रहा है जी फर्स्ट जनरेशन का 1970s के आसपास का। तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी चिप की या चिप का टाइप था वो कौन सा था? LSI। बिल्कुल, हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये वाला टाइम था, या ये वाली जनरेशन के अंदर ये वाला चिप का टाइप था, या आप कह लो टेक्नोलॉजी थी जो यूज हो रही थी। अब इसमें क्या था? वर्ड साइज। वर्ड साइज का सीधा सा मतलब क्या है मैंने सबको यहां पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल्दो हम लोग इसको और फर्दर है जो डिटेल में जानने वाले हैं इसी क्लास के अंदर, है ना, एक के बाद एक करके। वर्ड साइज का मतलब क्या है, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूं, अमाउंट ऑफ डेटा द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट वन टाइम। एक सिंगल समय के अंदर आपका प्रोसेसर कितने अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है, ये वर्ड साइज है। मतलब कितना वर्ड साइज? 4 या 8 बिट। अब इसी के अकॉर्डिंग मतलब ये चीज के ऊपर डिपेंड करता है मेमोरी का साइज, या मेमोरी का साइज इसके ऊपर या ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब दोनों निर्भर कर रहे हैं कि अगर LSI है 4 से 8 बिट की बात हो रही है, और मैक्सिमम मेमोरी साइज मतलब एक तरीके से आप एक टाइम में कितनी चीजें याद रख सकते हो, है ना, वही यादाश्त, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? CPU की। तो अब मेमोरी कितनी होल्ड है जो कर सकता है? आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी, अब वो प्रोसेस करने के लिए उसको कितना स्पेस है जो चाहिए, वो यहां पर 1 KB है। तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो यानी कि हम बात कर रहे हैं मेमोरी मतलब हम स्पेस की बात कर रहे हैं। हम जो इनपुट देते हैं वो किसमें है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस के तौर पर, है ना, आर स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए कितना स्पेस उसको चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम मेमोरी साइज इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी द प्रोसेसर कैन सपोर्ट। वो जो प्रोसेसर है जो यूज में आ रहा है वो मैक्सिमम कितना डेटा होल्ड कर सकता है प्रोसेसिंग के लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो वो आपके पास में क्या है? मेमोरी साइज है। तो उस वक्त जब आपकी इरा 1 चल रहा था, यानी कि आपकी LSI चिप चल रही थी, तो मेमोरी का जो मैक्सिमम साइज था दैट वाज 1 KB। अब क्लॉक स्पीड का क्या मतलब है? ऑल्दो हम इसको और डिटेल में जानने वाले हैं, बट अगर वन लाइन में आप मुझसे पूछोगे तो क्लॉक टाइम का मतलब है क्लॉक टाइम इज द टाइम टेकन फॉर द प्रोसेसर टू कंप्लीट वन क्लॉक साइकिल। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि उस प्रोसेस को करने के लिए वो कितना टाइम है जो ले रहा है, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो वो आपकी क्लॉक स्पीड है। ऑल्दो हम इसको और ज्यादा डिटेल के अंदर आगे देखने वाले हैं, इतना भरा पूरा एक पैराग्राफ है जो आपका आने वाला है जिसमें आप क्लॉक स्पीड को अच्छे से देखोगे। तो दिस वाज 108 किलोहर्ट्ज, 200 किलोहर्ट्ज, और इसमें जो कोर यूज हो रहा था, मतलब एक टाइम पर एक ही काम कर सकता था हमारा CPU। तो ये हमारा था इसका एग्जाम्पल इंटेल 8080। उस टाइम पर ये पहला आपके पास LSI टेक्नोलॉजी वाला जो है माइक्रो प्रोसेसर आया। अब उसके बाद में टाइम चेंज हुआ, 1974 और 78 तक का इसका इरा चला। इसमें भी LSI टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, मोटोरोला के और इंटेल के 8085 ये एग्जाम्पल्स, मतलब ये चिप्स हैं जो आई। एंड देन आपके पास में इसका जो वर्ड साइज था वो थोड़ा इंक्रीज हुआ, या फिर उसके लमसम का आप कह लो कि 8 बिट यहां पर यूज होने लग गया था। अब इस 8 बिट के अकॉर्डिंग
जो मेमोरी होल्ड मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 1 MB हो चुकी थी, है ना। तो मतलब कहने का कि जैसे जैसे खाना आता गया वैसे वैसे क्या करो कि पेट भी बड़ा होता गया, है ना। आप कहोगे अजीब सा एग्जांपल है जो दे रही हूं मैं। तो मतलब जिस तरीके से यूजर का डेटा है जो इनपुट होता गया, तो उस मतलब ज्यादा डेटा इनपुट होगा तो उसको ज्यादा मेमोरी की जरूरत होगी ना, है ना। आप वो एक इसके लिए एक और एग्जांपल आ रहा है, थोड़ा अजीब सही है कि जितनी है ना मतलब औकात हो उतनी चादर में से पैर पसारने चाहिए, तो वही है। अब ज्यादा आ रहा है तो भाई आपको अपनी चादर बड़ी करनी ही पड़ेगी, है ना। वही चीज इसके अंदर है कि यूजर का अब इनपुट ज्यादा हो गया, अब यूजर को ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देना यहाँ पर है जो पड़ गया या दे रहा है यूजर ज्यादा इंस्ट्रक्शंस, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि मेमोरी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है ना वो भी ज्यादा हो गई, यानी कि इसके अकॉर्डिंग वो 1 MB हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लॉक स्पीड है, सिंगल कोर है, ये एग्जांपल्स हैं। देन आती है जी थर्ड जनरेशन आती है 79 और 80s के आसपास। इसमें आता है एक टाइम जो कि VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट। अब इसमें क्या था, वर्ड साइज जो लिमिट है वो आपकी 8 बिट से अब 16 बिट हो गई थी। अब जब क्योंकि तो ये 16 बिट हो गया था, इसके अकॉर्डिंग ये 16 MB हो चुका था मैक्सिमम मेमोरी साइज भी, ठीक है। क्लॉक टाइम भी है जो यहां पर इंक्रीज हो गया था। देन आपका आता है सिंगल कोर है अभी भी एंड 8086, ओके। तो 8086 इंटेल का एग्जांपल यहां पर, तो ये आप उस टाइम पर आया था। देन आपके पास आता है जी 4 जनरेशन का 95 तक इसका ईरा है जो चला ना, 81 से लेकर के काफी लंबे टाइम तक ये चला। ये था जी टाइम VLSI का ही, 32 बिट और 4 GB मैक्सिमम कैपेसिटी उस डेटा को होल्ड करने की। कौन से डेटा की होल्ड करने की, जो यूजर इनपुट दे रहा है ना। तो यूजर कितना दे रहा है, 32 बिट दे रहा है। अब प्रोसेसिंग के लिए 4 GB के स्पेस की जरूरत है जो पड़ती, तो वो यहां पर मैक्सिमम इसका मेमोरी साइज। देन आपकी क्लॉक स्पीड सिंगल और ये इसके मोटोरोला 68030 इसके एग्जांपल्स। देन आता है जी 5th जनरेशन जो अभी तक चल रही है, इसमें SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, 64 बिट। और यहां पर जो मेमोरी आप कह लोगे मैक्सिमम चाहिए थी प्रोसेसिंग के लिए वो थी क्या, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जा रही है ना। यहां पर 32 था तो 4 GB, 16 बिट था तो 16 MB, यहां पर 64 बिट है तो 64 GB, राइट। उसके अकॉर्डिंग ये अब यहां पर मल्टी कोर आ गए, इनको हम समझेंगे। अभी हमारे पास पूरा पैराग्राफ आने वाला है इन कोर का, मल्टी कोर, सिंगल कोर क्या है, ड्यूल कोर क्या है, हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। तो पेंटिनम और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स थे जो इस जनरेशन के अंदर आप कह लो कि स्टार्ट हुए। तो ये आपका ईरा पूरा रहा है। चीज आपने यहां पर पाई कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है ना, उसने समय बढ़ते बढ़ते आगे किन किन चीजों के ऊपर इंप्रूवमेंट है जो किया। तो ये जो जनरेशन है ना आपको इसके इंप्रूवमेंट को ही दिखाएगी कि भाई इसकी पावर है जो इंक्रीज हुई है, मेमोरी कैपेसिटी है जो इंक्रीज हुई है, साइज इनके कम हुए हैं, स्पीड में बहुत बड़ा बदलाव है जो आया है, मतलब हाई स्पीड है जो हुए हैं, हाई भी नहीं सुपर हाई स्पीड वाले हुए हैं, है ना। तो आपको इन चीजों में इंप्रूवमेंट है जो दिखेगी इन जनरेशन्स के अंदर। ये जो जनरेशन आपने अभी देखी है ना, तो आपने यही चीज पाई है कि इनके साइज में कटौती होती जा रही है, बट इनकी स्पीड, इनकी मेमोरी कैपेसिटी, इनकी पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको इसकी जनरेशन बाय जनरेशन बदलाव में देखने को मिलेंगे या मिल रहे हैं। दीज इंप्रूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, इन्हीं इंप्रूवमेंट को इन्होंने जनरेशन का नाम है जो दे दिया कि पहले LSI आया, फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस दे, है ना, देन VLSI, SLSI, राइट। तो ये टेक्नोलॉजीज आती गई और कैसे कैसे चेंजेस होते गए। देखो क्या चीज है, अब ना इसमें आपको एक चीज समझने वाली है कि ये जो मैंने आपको टेबल अभी बना के बताई है ना, इसको आप यहां पर इसको इस तरीके से समझो, क्योंकि ये 4 पैरामीटर हैं जो आप कह लो कि क्लासिफाई करते हैं ऑन द, आपके माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स। यही 4 फीचर्स हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको टेबल बताई ना, उस टेबल को थोड़ा सा एज ए समरी यहां पर देख लो क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनो। देखो अब क्या है, 4 चीजें थी। पहली चीज क्या थी, आपका चिप का टाइप, है ना। अगर चिप का टाइप जैसा है वैसा ही आपका क्या होगा, वर्ड का साइज होगा, उसी अकॉर्डिंग मेमोरी होगी, उसी अकॉर्डिंग क्लॉक की स्पीड होगी,
ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब मैं यहां पर आपको उसी टेबल को दोबारा बना के दिखाती हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। वर्ड का साइज, देन मेमोरी लिख देते हैं, मेमोरी का साइज लिख देते हैं, है ना। हाँ, अगर तो मान लीजिए ये कौन सी है, SL स्टार्टिंग वाली, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अगर चूज किया है तो वर्ड का साइज आपके पास में क्या होता, वर्ड का साइज आपके पास 4 या 8 बिट हो रहा होता। उसी अकॉर्डिंग इसकी मेमोरी का साइज होता, कितना होल्ड कर सकती थी, 1 KB। अगर यहां पर LSI ही हो रहा होता तो कितना था हमारे पास, 8 बिट था, और ये कितना हो गया था, 1 MB, राइट। ओके, अब चेंज करते, मेरे को डायग्राम थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, पर ठीक है। क्या टेक्नोलॉजी है, VLSI, है ना। अब VLSI के अंदर आपके पास क्या है, अगर तो ये 16 बिट है, मतलब वर्ड का साइज, है ना, तो ये कितना बन रहा था, 16 MB बन रहा था। अब फिर से आगे गए, फिर से आपके पास में क्या आ रहा है, VLSI आ रहा है ना, इसमें क्या था, 32 बिट। तो उसी अकॉर्डिंग क्या था मेमोरी का साइज, दैट वाज 4 GB। अब लास्ट वाली जो थी आपकी, दैट वाज SLSI, उसके अंदर क्या था, वर्ड का जो साइज था 64 बिट, और उस अकॉर्डिंग मेमोरी का साइज क्या था, 64 GB, है ना। तो आप कहोगे कि ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है उसी तरीके की आगे चीजें, ठीक है। तो ये एक मेन चीज है। तो ये चारों चीजें क्लासिफाई करती हैं आपके माइक्रोप्रोसेसर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, जो कि ये सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड कर रहा है। क्लॉक की स्पीड हो गया, वर्ड का साइज हो गया, चिप हो गई, ये सब, है ना। तो ये मैंने एक अच्छा सा ये निकाला है, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए या आपके समझने के लिए। देखिए, माइक्रोचिप जैसे, मतलब एक तरीके से कि कार का इंजन कौन सा है। अगर हम पुराने टाइम की बात करते, ओल्ड स्कूटर, है ना, 70s के टाइम का, तो हम LSI की बात कर रहे हैं। फिर हम थोड़ा मिड टाइम की बात करते हैं, तो वहां पर बेसिक कार का इंजन था। फिर टाइम चेंज हुआ, SLSI आया, यानी कि आज, तो आज टर्बो स्पोर्ट्स कार इंजन से, मतलब ये ऐसा, इसको समझने के लिए कि कैसे इनके अंदर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। LSI मतलब पुराने टाइम की जो बसेस या फिर जो स्कूटर थे, है ना। SLSI जो आजकल हम अपनी जो है कार्स के अंदर इंजन देखते हैं, टर्बो स्पोर्ट्स वाले, है ना। तो ये सिंपल मीनिंग है कि कैसे एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजीज के अंदर, राइट। आपकी चिप के अंदर कैसे एडवांसमेंट आया, ये इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहा है, क्या, LSI, VLSI, SLSI, है ना। फिर वर्ड का साइज क्या है, इसको मैंने इस तरीके से लिया कि जैसे कार के अंदर कितनी सीट्स है ना। 8 बिट का मतलब है कि भाई उसके अंदर 2 जने बैठ सकते हैं, मतलब छोटी है। 16 बिट का मतलब है कि 4 सीटर हो गई। 32 बिट का मतलब है और ज्यादा बढ़ गई। 64 बिट का मतलब है कि और ज्यादा। इसका मतलब कैसे निकालोगे आप, हाउ मच डेटा इट कैन कैरी एट वन। जैसे एक कार कितने जनों को यहां से वहां लेकर के जा रही है, वैसे ही वर्ड साइज का मतलब क्या है, कितना डेटा एक समय पर कैरी कर सकता है हमारा माइक्रोप्रोसेसर। तो ये इस बात को बता रहा है, व्हाट वर्ड साइज। अब ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसके एग्जांपल्स निकलवाए और ऐसे आपको जो है समझाया, तो आप इसको पढ़ करके इसको समझ सकते हो, ऑल्दो मैंने इसको समझा दिया है। अब चलते हैं, अब इनको और ज्यादा डिटेल में आपकी NCERT लाइन बाय लाइन करते हैं और वर्ड साइज को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्ड साइज आपको पता चल चुका है कि वर्ड साइज का मतलब क्या है, एक थोड़ी सी समरी भी हो जाएगी और NCERT लाइन बाय लाइन भी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, वर्ड साइज क्या है, इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स। क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रोप्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। ये सारी की सारी जो बातें हो रही है ना, ये हमारे CPU की ही बात है जो हो रही है ना, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा जो CPU है वो माइक्रोप्रोसेसर है। तो ये जो प्रोसेस करने वाला माइक्रोप्रोसेस है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी प्रोसेस कर सकता है एक सिंगल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यही है आपका वर्ड साइज। पुराने टाइम की बात करते, हमने अभी अभी वो टेबल देखी थी, है ना। उस टेबल के अंदर आपको क्या मिला था कि वर्ड साइज था इतना, तो मैक्सिमम जो इसका मेमोरी साइज था वो कितना था, 1 KB। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो LSI टेक्नोलॉजी से हम SLSI पर आ चुके हैं। यहाँ 64 बिट है, यानी कि 64 GB की बात हो रही है। वही चीज यहाँ पर आपको दोहराई जा रही है कि पहले 8 बिट यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी, LSI टेक्नोलॉजी थी। अब यहाँ पर
मिनिमम नंबर ऑफ जो वर्ड साइज है वो क्या है, 16 है, बस इससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा ही ज्यादा आपको मिलेगा, 64 बिट मिलेगा, है ना। तो 64 बिट का मतलब है जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है। अगर आप कहोगे कि यार ये वर्ड जो मेमोरी साइज है क्या ये इस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। ये सारी चीजें, सारे पैरामीटर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी होगी उसका इफेक्ट पड़ेगा वर्ड के साइज पर, उसका इफेक्ट पड़ेगा मेमोरी के साइज पर। जैसी टेक्नोलॉजी है उस अकॉर्डिंग आपकी चीजें आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी टेक्नोलॉजी एलएसआई है तो हम 64 बिट की बात नहीं कर सकते, है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपकी आगे चीजें हैं जो फर्दर होंगे, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसी से ही इसकी जनरेशन है जो बनी है। अगर एलएसआई टाइप है तो उसकी जनरेशन में उसकी चीजें हैं, तो दूसरा टाइप है तो उसकी जनरेशन में आगे उसकी चीजें हैं। तो मेमोरी साइज की अगर बात करेंगे तो ये तो सीधे तौर पर कह भी रहा है क्या, कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ रैम वेरीज। देखो इसमें जब भी मेमोरी की बात हो ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि मेमोरी मतलब रैम की बात हो रही है, और तो ये रोम की बात करने से रहा, और तो ये सेकेंडरी मेमोरी की बात करने से रहा। बात किसकी करेगा, अगर सीपीयू किसी मेमोरी की बात करता है या जिससे वो इंटरैक्ट करता है, वो आपको पता है रैम मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर रैम है। तो हमेशा जब भी मेमोरी की बात हो सीपीयू से रिलेटेड तो हम इसी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्ड साइज के ऊपर। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी उस तरीके का आगे उसका मेमोरी है जो साइज है, मतलब जितना डेटा उसने लिया यूजर से, अब उसको कितना वो होल्ड कर सकता है। ज्यादा लिया है तो ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, कम है तो कम में काम चल जाएगा, है ना। अब इनिशियली रैम जो है वो आपकी 4 MB ड्यू टू 4 बिट्स वर्ड साइज। अगर हम उस टेबल पर वापस जाएं तो इनिशियल स्टेज में क्या आता है, एलएसआई टेक्नोलॉजी है ना। यहाँ पर जो आपका ये वर्ड साइज है 8 बिट या 4 बिट, हम दोनों ही ले लेते हैं, जनरेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर 1 KB और 1 MB। आज की डेट की बात करें तो आपके पास देखो 64 बिट है, इस अकॉर्डिंग आपका 64 बिट है ना, 64 GB सॉरी, है ना। तो मेमोरी साइज आपका क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज, ठीक है। द साइज ऑफ द रैम वेरीज। रैम इज वेरी स्मॉल 4 MB ड्यू टू 4 बिट्स वर्ड साइज। एज वर्ड साइज इंक्रीज हो गया तो फिर आपका यहाँ पर मेमोरी का साइज भी है जो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो 64 बिट यानी कि या तो ये 16 EB, हम इसको 16 जो 64 GB भी है जो लिख सकते हैं। तो ये इस अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो आप कहोगे कि मेमोरी का जो टाइप है वो अफेक्ट डालता है वर्ड साइज पर, बिल्कुल। वर्ड का साइज है वो डायरेक्टली अफेक्ट डाल रहा है किसको, मेमोरी के साइज को, तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ। अब आगे तो चलिए, अब आपका क्लॉक स्पीड है जिसको करते हैं, देखिए क्लॉक स्पीड। देखो ये कह रहा है कि कंप्यूटर हैव एन इंटरनल क्लॉक। ओहो, इतना तो मैंने बोला भी नहीं था, है ध्यान से सुनने के लिए, जितना ध्यान से ये आ गया। ओके देखिए क्लॉक स्पीड क्या है, कंप्यूटर हैव एन इंटरनल क्लॉक। कंप्यूटर के पास क्या है, उसकी एक इंटरनल क्लॉक है। जैसे हमारे घरों में हमारी क्लॉक होती है ना, पर्सनल क्लॉक, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास उसकी एक इंटरनल क्लॉक है। हमने कहा ठीक है मान लेते हैं। कहते हैं कि ये क्या करती है, दैट जनरेट पल्सेस। यानी कि पल्सेस का मतलब जहां भी पल्सेस बोला है यानी कि हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, है ना। सिग्नल ऑन ऑफ, तो ये सिग्नल्स को जनरेट करती है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, कि अब इतने सेकंड बाद है, अब इतने सेकंड बाद है, एक मतलब बजती ही नहीं रहती है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में ये बीप होती है या ये सिग्नल्स जनरेट करती है। आप ऐसे समझो इसको, है ना। तो क्या है, आपके पास में एक कंप्यूटर के पास में एक क्लॉक स्पीड है जिसका काम क्या है, ये इंटरनल क्लॉक है जिसका काम क्या है, सिग्नल्स को, पल्सेस को जनरेट करना एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। अब ये क्यों करती है ऐसा, क्या है इसके पीछे की कहानी, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई सीपीयू अपने पास एक ऐसी इंटरनल क्लॉक रख रहा है और वो एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद में सिग्नल जनरेट कर रही है, उसको समझते हैं। देखिए अब इसमें ना दो चीजें हैं। पहली चीज तो क्या है, आपके पास में इस क्लॉक की स्पीड, यहीं से कहानी इसकी समझनी स्टार्ट होती है। पहले तो पता चल गया कि एक क्लॉक है वो काम ये कर रही है। अब यहां से जहां से इसकी स्पीड है ना, यहां से इसकी कहानी को समझना शुरू करना, ठीक है, लाइन बाय लाइन देखना एक एक वर्ड को। क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स, देखो मैंने बोल्ड भी कर रखा है इसको, द नंबर ऑफ सिग्नल्स या पल्सेस जनरेटेड पर सेकेंड। पर सेकेंड के अंदर कितने आपके सिग्नल्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं, ये चीज किससे मेजर हो रही है, या इसका मतलब क्या है कि भाई पर सेकंड में इतनी चीजें हो रही हैं, तो इससे क्या कैलकुलेट हो रहा है, उस क्लॉक की स्पीड कैलकुलेट हो पा रही है ना।
कि नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट हो रही है पर सेकंड के अंदर। कहां गया कलर? हाँ, तो इससे क्या हो पा रहा है, इससे पता चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, किसकी? क्लॉक की, बाय द क्लॉक इनसाइड अ कंप्यूटर, है ना। अब हमें स्पीड क्यों जाननी है? ताकि इससे हमारा आंसर निकले। द क्लॉक स्पीड, अब ये जो क्लॉक की स्पीड है ना, ये इंडिकेट कर रही है द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। आई बात समझ में? कि एक तरीके से क्या है कि भाई ये जो घड़ी है ना, ये सिग्नल जनरेट कर रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, है ना, इंटरवल के बाद में आपके सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो अब इसकी जो स्पीड है ना, वो मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक तरीके से हमारे जो सीपीयू है ना, उसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के ऊपर, या वो उस हिसाब से सिग्नल जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है जिस हिसाब से ये क्लॉक है, या दोनों एक दूसरे को कह लो कि डिपेंड कर रहे हैं, है ना। दोनों ही एक दूसरे को, क्योंकि जितनी उसकी क्लॉक की स्पीड होगी उतनी ही फास्ट वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। या ऐसा भी कह लो कि भाई ये जितना फास्ट अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग वो जो है सिग्नल्स को जनरेट कर रही है, क्लॉक उतनी स्पीड से है जो चल रही है ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि ये क्लॉक स्पीड है। तो ये जो आपने टेबल देखी थी ना यहाँ पर, तो इस टेबल के अंदर ना, तो ये जो टेबल आपने देखी थी ना, इस टेबल के अंदर आपको यही ईरा बता रखा है कि पहले क्लॉक स्पीड क्या थी, तो अब क्लॉक स्पीड क्या है, कहां तक पहुंच चुकी है क्लॉक स्पीड। ठीक है, तो पहले जब एलएसआई का टाइम था, उस टाइम पर कम ही डेटा आ रहा था, है ना। तो कम डेटा था तो कम टाइम में उसको मतलब एग्जीक्यूट करवा रहे थे हम, ऑल्दो उसमें भी ज्यादा टाइम है जो लग रहा था। अब ज्यादा डेटा आने के बाद भी हमारा कम टाइम है जो लग रहा है, मतलब इतना कैपेबल हो चुका है हमारा सीपीयू, मतलब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो इतना डेटा आने के बाद भी इतनी स्पीड से है जो काम कर रहा है। तो हमने स्पीड को यहाँ पर भी मेजर है जो किया था, स्पीड के लिए हमने यहाँ पर ये देखा था कि हमारा जो सीपीयू है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में, तो ये किसके थ्रू मेजर हो रहा था? अगर हमने देखा था तो MIPS, है ना, MIPS यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिली सेकेंड। इतनी एक मिली सेकेंड में मतलब इतनी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमारा सीपीयू मतलब इतना जानदार, शानदार, इतना शक्तिशाली है जो बन चुका है ना। तो अगर इतना शक्तिशाली बन चुका है तो उस अकॉर्डिंग ये क्लॉक की स्पीड भी होगी, है ना। तो आप कह लो कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर जो है एक दूसरे के इक्वल टू आप मान सकते हो। दोबारा आपको बता रही हूँ, क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ सिग्नल्स या पल्सेस जनरेटेड पर सेकेंड बाय द क्लॉक इनसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर क्लॉक है। अब ये क्लॉक की स्पीड है ना, ये इंडिकेट कर रही है द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। किस स्पीड से हमारा कंप्यूटर है जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब एक तरीके से एक घड़ी चले जा रही है और तुम काम करे जा रहे हो, है ना। तो ये देख रहा है तुम कितनी स्पीड से काम कर पा रहे हो। वो टाइम ही तो मेजर है, जो स्पीड वो टाइम चल रहा है टाइमर, उसी से तो मेजर होगा कि तुम कितनी स्पीड से ये काम कर रहे हो। बस वही आप अपनी जगह इमेजिन करो कि सीपीयू आपका कितनी इंस्ट्रक्शंस को है जो एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो वो इसके थ्रू है जो हो रहा है। क्लॉक स्पीड ये इंडिकेट कर रही है, इसलिए क्लॉक स्पीड की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट। जो पहले का टाइम था ना उसमें हर्टेज था, उसके अंदर हर्टेज यूज हो रहा था, किलो हर्टेज में उसको मेजर किया जा रहा था। बट फिर एडवांसमेंट इतना हुआ टेक्नोलॉजी के अंदर, हम SLSI तक पहुंच गए। तो यहां पर आते आते आपको दिखेगा कि भाई आपकी गीगा हर्टेज तक नाउ मेजरमेंट है जो पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब बिलियंस ऑफ सिग्नल्स या बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकंड जो है जनरेट हो रही है। तो ये एडवांसमेंट के साथ में आपको चेंजेस मिलेगा। अब एनसीईआरटी कहती है कि अ कंप्यूटर हैज अ क्लॉक इनसाइड इट जस्ट लाइक अ टिकिंग क्लॉक। दिस क्लॉक इनसाइड आउट टाइनी सिग्नल्स या पल्सेस कह लो, अगेन एंड अगेन आपके पल्सेस एक पर्टिकुलर पीरियड के मतलब एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद में जनरेट होते रहते हैं। हर पल्स क्या है वो ये बता रही है द कंप्यूटर टू डू अ स्मॉल स्टेप ऑफ वर्क। मतलब कंप्यूटर जो स्मॉल स्टेप ऑफ वर्क से मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है ना। तो ये स्पीड ये इंडिकेट कर रही है, जो उसकी क्लॉक की स्पीड है ना, ये इंडिकेट कर रही है कि किस स्पीड में आपका जो सीपीयू है, आपका जो कंप्यूटर है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये दोनों की स्पीड इस तरीके से एक दूसरे को के ऊपर निर्भर है, ये कह लो। क्लॉक स्पीड मीन्स हाउ मेनी पल्सेस या फिर सिग्नल्स द क्लॉक सेंड्स इन 1 सेकेंड। तो मतलब ज्यादा पल्सेस यानी कि ज्यादा सिग्नल्स, यानी कि ज्यादा वर्क है जो आपका सीपीयू कर रहा है, तो उतना ही फास्ट है जो होगा, है ना। तो जितनी मम्मी ने कहा ना कि मैं ये अलार्म लगा रही हूँ,
है ना? तो ये 10-10 मिनट के बाद में बजता जाएगा और तुम्हें ये काम करना है ना? तो आप जल्दी-जल्दी उतना काम करोगे, जितना वो छोटा होता जाएगा उसका टाइम पीरियड कि अब 5 मिनट, अब 4 मिनट, तो हम उतनी स्पीड से करेंगे कि हाँ, नहीं अब मुझे जल्दी, वही आप कांसेप्ट यहाँ पर समझ सकते हो। तो मेजरिंग द क्लॉक स्पीड, पहले क्या था? हर्ट्ज यानी कि 1 पल्स पर सेकंड, फिर किलो हर्ट्ज यानी कि 1000 पल्सेस पर सेकंड, गीगा हर्ट्ज तो 1 बिलियन पर सेकंड। तो ये आपको चेंजेस हैं जो देखने को मिलेंगे, जो हमने इस टेबल के अंदर भी देखा जनरेशन के अंदर, है ना? तो चलिए अब अगली चीज है जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, दैट इज व्हाट? कोर, है ना? ये आपने बहुत बार सुना होगा ये वाला वर्ड कि ड्यूल कोर है, सिंगल कोर है, तो ये बस उसी कोर की बात हो रही है कि भाई कितने कोर का प्रोसेसर है ना? तो ये उसी चीज की बात है जो यहाँ पर हो रही है। कोर का मतलब है, अगर हम किताबी भाषा की बात करें तो कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सीपीयू। जहां पर यूनिट ऑफ आ रहा है वहां पर एक और चीज है जो आपको रिकॉल करा रही हूँ, जो हमने कुछ क्लासेस पहले पढ़ा था, यूनिट ऑफ मेमोरी, है ना? तो अगर हम कहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, तो आपने कहा कि मैम 0 और 1 था, जिसको हम बिट से डिनोट करते हैं, 0 या 1 से, है ना? तो वैसे ही आपके सीपीयू का भी जो है एक यूनिट है, और वो क्या है? वो कोर है। कोर इज द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सीपीयू, है ना? अब इसको और फर्दर समझते हैं तो कह रहा है कि अर्लियर प्रोसेसर, जो पहले के प्रोसेसर थे इनिशियल डेज के, हैड ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट। जब आप पीछे जाओगे ना, उस टेबल को देखोगे, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये टेबल ही एक्सप्लेन की जा रही है अभी, है ना? तो यहां पर देखो क्या है, आपके पास सबके पास सिंगल कोर है, तो मतलब एलएसआई वीएलएसआई तक सिंगल कोर थे, उसके बाद में मल्टीपल कोर है जो स्टार्ट हुआ। अब ये कोर है क्या, डिटेल में देखते हैं। तो कह रहा है कि जो अर्लियर आपके प्रोसेसर थे ना, ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट, ठीक है? कंप्यूटेशन यूनिट का मतलब है कि भाई आपका जो सीपीयू है ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई आपका सीपीयू जो है एक टाइम पर एक ही काम है जो करता है, तो ये इसी को डिनोट करते हुए या इसी को मद्देनजर रखते हुए बोला है कि जो आपका सीपीयू है ना, वन कंप्यूटेशन यूनिट, उसके पास कंप्यूटेशन करने के लिए एक ही यूनिट है ना? एक वक्त पर एक ही काम है जो हो सकता है उसके थ्रू, देयर बाय कैपेबल और परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट ए टाइम, क्योंकि तो उसके पास एक ही यूनिट है ना? तो वो एक समय पर एक ही काम है जो कर पा रहा था। जैसे आपने कहा, देखा, मतलब बहुत बार सुना होगा कि आपने कितनी सारी मल्टीपल जो एप्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने ओपन कर रखे हैं, इट्स लुक लाइक कि वो साथ में काम हो रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि बहुत, मतलब बहुत ही मिली माइक्रो, ऐसे कह लो भाई, नैनो सेकंड का ऐसे फर्क पड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि वो सारी चीजें एक साथ चल रही है, बट एक्चुअल में सीपीयू आपका एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है इसके अंदर, है ना? अब बिल्कुल टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, एडवांसमेंट है जो आई, है ना? तो एडवांसमेंट के साथ में आपके जो सिंगल कोर प्रोसेसर्स थे ना, अब वो मल्टी कोर हो गए, यानी कि अब वो एक नहीं, एक से ज्यादा प्रोसेस को एक साथ साइमल्टेनियसली जो है एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, मतलब शक्तिशाली हो गए अब आपके प्रोसेसर्स। इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क, है ना? तो इसी ने पॉसिबल बनाया, ड्यूल कोर ने, मल्टी कोर ने, कि एक से ज्यादा आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो पॉसिबल हो पाए आपके कंप्यूटर के अंदर, देयर बाय इंक्रीजिंग द सिस्टम्स परफॉर्मेंस। तो इसीलिए आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे चेंज भी हुई है। अगर आप कंपेयर करोगे कुछ साल पहले के सिस्टम्स और अब, है ना, कुछ साल छोड़ो, आप 2 महीने पहले के और अब के कर लो, है ना भाई, ये वाला प्रोसेसर आ रहा है, अब ये वाला प्रोसेसर आ रहा है, तो हर किसी में क्या हो रहा है, एक नया ही चेंजेज हो रहा है, सब स्पीड के ऊपर लगे हुए हैं, स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करने में। तो आपने ये जो है डिफरेंस पाया कि सिंगल कोर के अंदर वन कंप्यूटेशन यूनिट और एक टाइम पर एक ही काम है जो हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी कि अब एक समय में आपके एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन या एक से ज्यादा जो टास्क है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट? सीपीयू हैज 2, 4, 8 कोर्स, है ना? तो अभी क्या है, 4 से लेकर के 16 कोर्स तक के सिस्टम्स हैं जो आने लग गए, है ना? तो ये 2, 4, 8, अब 2 का मतलब है ड्यूल कोर, ठीक है, ये क्वाड कोर एंड ये ऑक्टा कोर, 8 कोर वाले, ठीक है? तो इस तरीके से आपके जो सीपीयू है वो अब एक काम एक टाइम पर नहीं, एक से ज्यादा काम है, एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन है जो वो कर रहे हैं। ये कोर का मतलब है बेसिकली।
ठीक है, तो इतनी हमने चीज है जो यहाँ पर कर ली। तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। बिल्कुल, अभी एक और टॉपिक है जो बचा हुआ है। चलिए, अभी आपने अभी तक की जर्नी के अंदर आपने देखा माइक्रो प्रोसेसर क्या है। अब आप और मैं देखने वाले हैं कि भाई माइक्रो कंट्रोलर क्या चीज है। देखिए क्या चीज है, माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप दैट कंटेन सीपीयू, मेमोरी, चाहे वो रैम हो, रोम हो, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ऑल टुगेदर। कहना क्या चाहते हो सुनिए। एक सिंगल चिप के ऊपर आपका अगर सीपीयू इम्प्लांट हो रहा है तो दैट मीन्स हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ना केवल इस सिंगल चिप पर आपका सीपीयू, इसके ऊपर इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो इंटायर कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर मेमोरी भी है, चाहे वो रैम है, चाहे वो रोम है, इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। तो ये पूरी एकदम बिल्डिंग या पूरा शहर है जो इसके ऊपर बसा है, इस माइक्रोचिप के ऊपर। तो यही आपका माइक्रो कंट्रोलर बन जाता है। दोनों को डिफरेंशिएट ही आप ऐसे करोगे। अगर एक सिंगल चिप के ऊपर आपका सीपीयू इम्प्लांट हो रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर है। बट अगर हम उसी सिंगल चिप के ऊपर ना केवल आपका सीपीयू बल्कि मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनको भी इम्प्लांट कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, कहता है माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर। एक लाइन में डिफरेंस, अ माइक्रो प्रोसेसर हैज ओनली अ सीपीयू while microcontroller has CPU, memory, peripheral devices on a same chip, right? आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर पूरा का पूरा आपका डायग्राम गिवन है। इसमें आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सीपीयू भी है इस शहर में, मेमोरी भी है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, है ना, बसेस भी है, सारा का सारा आपका कंप्यूटर का ताम झाम इस चिप के ऊपर है। तो यही है माइक्रो कंट्रोलर। इसकी पूरी स्ट्रक्चर है कि सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पोर्ट्स लगे हुए हैं, देन आपका यहाँ पर बस है ना, एंड देन क्लॉक, सब कुछ है आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी है ना। तो दैट इज आपका माइक्रो कंट्रोलर। Why microcontrollers are used? Microcontrollers are used for one specific task. So they are small, cheap, efficient. सारा का सारा आपका जो सीपीयू है वो इसी के ऊपर इम्प्लांट हो रहा है। तो यस, सारा काम ही इसी से है जो हो जाएगा। तो मतलब एक सिंगल चिप के ऊपर आप कह लो कि पूरा सीपीयू है जो इम्प्लांट हो रहा है ना। जैसे इसको आपने ऑरिंडो वगैरह का नाम सुना होगा, है ना, तो वो भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। वेयर माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज, देखिए आजकल की अगर बात करें तो आपके जो माइक्रो कंट्रोलर हैं वो कीबोर्ड में, माउस के अंदर जो सर्किटरी यूज हो रही है वहां पर भी इसका यूज हो रहा है। वॉशिंग मशीन इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोल, सब जगह इन माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज है जो हो रहा है। इनकी जो सर्किटरी है, अंदर की फंक्शनैलिटी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं माइक्रो कंट्रोलर्स भी है जो यूज में आ रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल बता रखा है कि वॉशिंग मशीन में क्या है, पूरी प्रोसेस चलती है ना, पानी भरने से लेकर के ड्रेन करने, ड्राई करने कपड़े, है ना, तो पूरा एकदम चलता है। तो वो सारी की सारी चीजें इसी के थ्रू है जो हैंडल हो रही होती है माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। ये कंट्रोल करता है इस चीज को, है ना। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। एम्बेडेड नेचर, a microcontroller is embedded inside another device to control its working automatically। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल, इस लाइन को समझने के लिए वॉशिंग मशीन वाला एग्जाम्पल इज बेस्ट, है ना। सारी की सारी जो है फंक्शनैलिटी उनको कंट्रोल करना, सारी A to Z, स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करने से लेकर के आपकी लास्ट टन 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 ट्यूनिंग बजना कि भाई कपड़े धुल गए हैं, है ना। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। हम आम मशीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक जो स्मार्ट मशीन्स है उनकी बात कर रही हूँ, है ना। तो उनके अंदर सारी चीजें वर्किंग जो होती है अंदर वो इंटरनली ऑटोमेटिकली होती है। आपको कुछ भी अपना ह्यूमन एफर्ट नहीं दिखाना, आपको जिस कपड़े डालने थे और बटन प्रेस करना था, है ना, और बस आपको अब निकालने का कपड़े एफर्ट है जो करना होगा। बाकी सारी चीजें इंटरनली जो है, बहुत सारे जो अंदर डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल करके ये अपने आप है जो चीज हो जाती है ना। तो इसकी अंदर से वर्किंग है जो सारी कंट्रोल कौन करता है, यही माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली, टाइम सेव हो जाता है, एफर्ट भी कम लगता है, ऑफ कोर्स कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है ना, उतनी है कि जितनी ठीक है हम वॉशिंग मशीन खरीद पा रहे हैं ना अपने बजट के हिसाब से, बस। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जो गिवन था
आपकी एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें सारा का सारा सीपीयू उसका ताम झाम सब इम्प्लांट करते हुए दिखाया गया है। तो दैट वाज द माइक्रो कंट्रोलर एंड डिफरेंस भी हमें पता चल गया। थैंक यू सो मच। ये यूनिट का माइक्रो प्रोसेसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो खत्म हुआ है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलेंगे। एंड कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाय बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।